पर हम देखते हैं जैसे कि नॉर ब्रेम्स से लोको में वीसीडी रीसेट करने का तरीका क्या है। जैसे लोको पायलट के द्वारा 60 सेकंड में +8 सेकंड में वीसीडी एक्नॉलेज नहीं करने पर विजिलेंस पेनल्टी आने पर बीपी प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बीपी प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एवं टीई और वीई 0 हो जाएगा और डीडीएस पर विजिलेंस ब्रेक अप्लाइड का यहाँ पर फॉल्ट मैसेज आएगा। तो विजिलेंस ब्रेक अप्लाइड का फॉल्ट आएगा F1003P1, ये फॉल्ट के लिए है। A9 के पास लगे स्क्रीन पर ट्रेन लाइन इमरजेंसी कीप हैंडल इन इमरजेंसी का मैसेज आएगा। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट होने पर रीसेट करने का तरीका क्या है। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस जैसे ही ऑपरेट होगी उसके बाद में रीसेट किस तरीके से करेंगे। गाड़ी खड़ी करेंगे, SA9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएंगे, थ्रॉटल को 0 पर करेंगे, A9 को इमरजेंसी करेंगे, 32 सेकंड रुकें। इसके बाद में BPVR को प्रेस करें जिससे LSVW की बत्ती बुझ जाएगी और BPFA प्रेस करें। इसके बाद में PVCD को प्रेस करें। A9 हैंडल रन पोजीशन पर करें जिससे बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट लोको में रैंकिंग बोर्ड ऑपरेशन की विधि क्या है, यानी रैंकिंग बोर्ड ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं लोको ब्रेम्स लोको में, नॉर ब्रेम्स लोको में। तो लोको को हम उचित स्थान पर खड़े करेंगे, SA9 द्वारा लोको ब्रेक लगाएंगे, A9 हैंडल फुल सर्विस पोजीशन पर रखेंगे। A9 हैंडल रन पोजीशन पर रहने पर बैंकिंग मोड में 1.5 km/h या अधिक गति होने पर TE कट ऑफ होगा। डीजे ओपन करें और न्यूमेटिक पैनल पर FP कॉक 136 को बंद करें। मोड स्विच को HLPR पोजीशन पर रखें। JVAN स्विच को ऑन करें जिससे F1002P2 लोको इन दी इन बैंकिंग मोड का मैसेज प्रदर्शित होगा। डीजे क्लोज करें, BPFA दबा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे। अब थ्रॉटल TE साइड ऑपरेट करने पर बीपी प्रेशर 0 होने के बाद भी TE हमारा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट PTDC द्वारा गाड़ी कार्य करने का तरीका क्या है। PTDC के द्वारा गाड़ी का कार्य किस तरीके से किया जाता है। तो जब कभी चलती गाड़ी में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल F1001P1 का मैसेज आता है तो इससे संबंधित दोष निवारण करेंगे। यदि दोष निवारण करने के बाद भी दोष दूर नहीं होता है तो PTDC को सर्विस में ला करके 10 km/h से निम्नलिखित तरीके से सेक्शन क्लियर करेंगे। जैसे कि गाड़ी को खड़ा करेंगे और SA9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएंगे। A9 हैंडल को FS पोजीशन पर करेंगे यानी फुल सर्विस पोजीशन पर करेंगे। डीजे ओपन करेंगे, पेंटो को नीचे करेंगे, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करेंगे। न्यूमेटिक पैनल पर लगे PERCOS को ऑन पोजीशन हॉरिजेंटल से वर्टिकल में करेंगे। SV2 पैनल पर लगा MCV 127.7 को ऑफ करेंगे। MCV 127.15 का ऑन होना हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे लोको एक्नॉलेज करेंगे, फिर जैसे उसको सुनिश्चित कर लिया फिर हम लोको को एक्नॉलेज करेंगे। A9 हैंडल को रन और SA9 को रिलीज पोजीशन पर करेंगे। BPFA प्रेस करके फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे। PTDC हैंडल को रिलीज करके बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे। यदि लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो न्यूमेटिक पैनल पर लगे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीजर हैंडल के द्वारा TP16, TPVC एवं TP20 के नॉब को प्रेस करके लोको ब्रेक रिलीज करेंगे। बीपी प्रेशर ड्रॉप करने के लिए PTDC को अप्लाई पोजीशन पर करेंगे और 10 km/h से सेक्शन क्लियर करेंगे और TLC को सूचित करेंगे। अब देखते हैं हम नॉर ब्रेम से लोको डेड क्लियर करने का तरीका क्या है, उसको किस तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो नॉर ब्रेम से लोको डेड को क्लियर करने का तरीका है, लॉक को खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगा दें, A9 हैंडल को फुल सर्विस में लॉक करें, दोनों कैब में SA9 हैंडल को रिलीज पर रख करके मोड स्विच ट्रायल करें,
और VCV खोलें, पेंटो नीचे करें, VL की द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करें। SV2 पैनल में लगे MCV 112.1 को ऑफ करें। MR1 MR2 AR के ड्रेन कॉक को खोल करके प्रेशर ड्रेन करें और ड्रेन कॉक को बंद करें। न्यूमेटिक पैनल में लगे पेन 1 पेन 2 और 136 कॉक को बंद करें और 47 कॉक है उसको खोलें। न्यूमेटिक पैनल में लगे विजिलेंस कॉक SIFA 74 को बंद करें। लाइव लॉकों को डेड लॉकों के साथ कपल करें। BP पाइप को जोड़ करके एंगल कटआउट कॉक को खोल दें। यदि लॉको ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो न्यूमेटिक पैनल पर लगे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीज हैंडल के द्वारा या फिर TP16, TPVC और TP20 के नॉब को प्रेस कर लॉको ब्रेक रिलीज करेंगे। पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर लगे सोलेनॉइड 30 वाल्व को रिलीज नॉब दबा करके पार्किंग ब्रेक हम रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट में कैप बदलने का तरीका क्या है। मल्टीपल यूनिट में किस तरीके से कैप बदला जाता है। लॉको को खड़ा करें, SA9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगाएं, A9 को रन से न्यूट्रल पर करके निकालें, BP 0 हो जाएगा। DJ ओपन पेंटो नीचे करें, दोनों लॉकों का पेंटो नीचे होना सुनिश्चित करें। मास्टर लॉकों की VL की को D से ऑफ करके निकाल लें, इससे पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। इसके गेज में 0 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा। फीड पाइप कॉक नंबर 136 को बंद करें, लॉको ब्रेक को रिलीज करें। दूसरे लॉको में जाकर के कॉक नंबर 136 को खोलें, SA9 को अप्लाई पोजीशन पर रखें। स्लैब लॉको में वर्किंग कैप से लॉको को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करें। VL की को निकालने के बाद 10 मिनट तक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रहना चाहिए, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर ऑन रहता है, इसलिए 10 मिनट के अंदर कैप चेंज कर लॉको एनर्जाइज कर लेना चाहिए। यदि 10 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और दोबारा लॉको को एनर्जाइज करने के लिए ट्रेलिंग लॉको के CE को ऑन करने के बाद ही लॉको को एनर्जाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है GTO और IGBT में अंतर क्या है। GTO का पूरा नाम है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, IGBT का पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। GTO में 3 PN जंक्शन होते हैं जबकि IGBT में एक ही यहाँ पर PN जंक्शन होता है, क्योंकि IGBT में हमारा एक ही PN जंक्शन होगा। और नेक्स्ट हम देखें कि जो GTO है, GTO में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। जबकि IGBT में जो 3 टर्मिनल होते हैं वो होता है एमीटर, कलेक्टर और गेट होते हैं। GTO जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, IGBT है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। GTO में पावर क्या होता है, लॉसेज ज़्यादा होता है GTO में, जबकि IGBT में पावर लॉसेज है GTO की तुलना में 50% कम होता है। GTO का जो वेट है, वजन है वो ज़्यादा होता है, जबकि IGBT का वेट है वो कम होता है, कम वजन होता है। GTO में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या अधिक है, 16 कार्ड है, इसलिए इसकी क्या है, क्षमता कम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इसकी क्षमता कम है GTO की। जबकि हमारा जो IGBT है, IGBT में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या कम है, यानी 7 ही कार्ड होते हैं, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखें जो GTO होता है इसमें हार्मोनिक्स इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट है, हार्मोनिक्स का इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है GTO के अंदर। जबकि हमारा जो IGBT होता है, IGBT में हार्मोनिक्स इफेक्ट है वो क्या होता है, कम आता है हार्मोनिक्स इफेक्ट। और GTO हमारा साइज में बड़ा होता है, जबकि IGBT साइज में छोटा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें EPC टाइप कॉन्टैक्टर लगे हैं, EPC टाइप के कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं, इसलिए न्यूमेटिक पैनल पर लगे SR1 और SR2 न्यूमेटिक कॉक खुले होने चाहिए। जबकि जो IGBT है इसमें EMC टाइप के कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं, इसलिए न्यूमेटिक पैनल लगे तो SR1 SR2 न्यूमेटिक कॉक है बंद होने चाहिए। GTO में क्या होता है, GTO टाइप में ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग हेतु ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अगर ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग करना है तो उसमें हमें ऑयल का उपयोग होना चाहिए GTO के अंदर। जबकि IGBT में क्या होता है, IGBT टाइप में ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग हेतु केमिकल युक्त वाटर यानी कि पानी प्लस ग्लाइकोल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और GTO में हम बात करें, GTO में क्या होता है, इसमें किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी होने पर एक ग्रुप आइसोलेट होता है, अर्थात 50% TE और VE यहाँ पर कम मिलता है।
जबकि IGBT में क्या होता है, इसमें किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी होने पर वही ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी, अर्थात 17% TE और VE यहाँ पर कम मिलता है। अब हम बात करते हैं 3 फेज लॉको के मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, यानी 3 फेज लॉको का मेंटेनेंस किस तरीके से किया। तो 3 फेज लॉको का मेंटेनेंस शेड्यूल हम देखें, शेड्यूल का प्रकार है मेल एक्सप्रेस लॉको है, जो मेल के लिए है, पैसेंजर के लिए WAP5 है, एक्सप्रेस के लिए WAP7 हम यूज करते हैं, और मालगाड़ी के लिए हमारा जो है वो है WAG9 और WAG9H, ये मालगाड़ी के लिए है। और स्थान हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि T1 शेड्यूल का प्रकार है, यहाँ पर T1 शेड्यूल है। T1 शेड्यूल क्या होता है, एक फेरा 4500 किलोमीटर जो बाद में पूरा हो, या तो एक फेरा हो या फिर हम कह सकते हैं 4500 किलोमीटर जो भी बाद में पूरा होगा उसमें हम इसको करेंगे, जो T1 प्रकार का मेंटेनेंस है। ये 45 दिन के अंदर होता है, 45 दिन में करना होता है, किसी भी ट्रिप सेट पर हम इसको कर सकते हैं। दूसरा ये है IA प्रकार का मेंटेनेंस है। IA प्रकार का मेंटेनेंस 90 दिन के अंदर होता है, मेल और एक्सप्रेस गाड़ी में, मालगाड़ी में ये 90 दिन के अंदर होता है, और होम सेड में होता है। फिर IV टाइप का जो मेंटेनेंस है 180 दिन में होता है, 6 महीने एक बार, 180 दिन में मालगाड़ी एक्सप्रेस में, और 180 दिन में ही यहाँ पर मालगाड़ी लोको में होता है, और होम सेड में होता है। IC जो है A 90 दिन में, B 180 दिन में, IC 270 दिन में होता है, 90 दिन के अंतराल में, और ये भी होम सेड में होता है। फिर TOH है, TOH कितने दिन में होता है, WAP5 का 18 महीने में होता है, और WAP7 का 24 मंथ में होता है। जबकि हमारा जो मालगाड़ी का लोको होता है उसका 24 माह के अंदर एक बार ही होता है, यानी WAP7 के कंपेरिजन मान सकते हैं इसको, होम सेड में होता है। तो ये TOH। फिर है IOH क्या है, ये 4.5 वर्ष में एक बार प्लस 6 माह या फिर 12 लाख किलोमीटर चल जाएगी। WAP5 के लिए या तो 4.5 वर्ष प्लस माइनस 6 महीने हो सकते हैं, या 12 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तब होता है। दूसरा WAP7 के लिए क्या होता है, 4 वर्ष या फिर प्लस माइनस 6 माह, 4 वर्ष प्लस माइनस 6 माह हो सकते हैं, या फिर 12 लाख किलोमीटर। WAP7 के लिए जो भी पहले पूरा होगा वो होगा, तो WAP7 के लिए कम समय में होता है IOH, जबकि WAP5 के लिए 4.5 वर्ष होता है। जबकि हमारा WAG7 और WAG9H है, मालगाड़ी का जो लोको है, इसमें 6 वर्ष प्लस माइनस 6 महीने या फिर 12 लाख किलोमीटर जो पहले पूरा होगा, और होम सेड में होगा ये। फिर है POH, जैसे T होता है हमारा 18 महीने में, 24 महीने में। IOH है, I होता है 4.5 वर्ष में, और P हमारा होता है 9 वर्ष में, 9 वर्ष प्लस माइनस 6 महीने, या फिर 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा वो हमारा करेंगे, यानी 4.5 वर्ष के बाद में। और WAG9 और WAG9H का है 12 वर्ष प्लस माइनस 6 माह या फिर 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले पूरा हो उसमें हम करेंगे, और नामित वर्कशॉप में ही ये होता है POH जो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमें बताना है 3 फेज लोको की विभिन्न प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बताना है कि 3 फेज लोको की विभिन्न प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन सी होती हैं। तो 3 फेज लोको में विभिन्न परिस्थितियों में लोको की सुरक्षा हेतु जैसे करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड आदि को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इसकी प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में हम देखते हैं। जैसे वोल्टेज प्रोटेक्शन है, वोल्टेज का प्रोटेक्शन किया जाता है MBR 86 के द्वारा। MBR 86 क्या है, MBR 86 OHE वोल्टेज की मात्रा 17.5 kV से कम या फिर 30 किलोवाट से अधिक होने पर VCV है हमारा ओपन होगा, और हमारे पास में जो मैसेज एरर आएगी वो आएगी 5104 P1, प्रायोरिटी 1 टाइप की एरर आएगी, फॉल्ट आएगा। दूसरा है वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए बैटरी वोल्टेज 92 वोल्ट होने पर P2 तथा 86 वोल्ट होने पर P1 का फॉल्ट मैसेज आना एवं 822 वोल्ट होने पर लोको का शटडाउन होना। जैसे हमारे पास में बैटरी का जो वोल्टेज है अगर 92 वोल्ट होगा तो P2 टाइप की एरर आएगी, 86 वोल्ट होगा तो P1 टाइप की एरर आएगी, और 82 वोल्ट होगा तो लोको हमारा शटडाउन हो जाएगा। फिर करंट प्रोटेक्शन की स्कीम हम देखें, करंट प्रोटेक्शन में आ जाता है OCR 78। OCR 78 के द्वारा करंट प्रोटेक्शन होता है 3 फेज लोको में।
मेन ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट की मात्रा 360 एम्पियर से अधिक होने पर वीसीबी ओपन हो जाएगा और हम कह सकते हैं 108 एरर और प्रायोरिटी 1 की एरर आएगी, क्योंकि मेन ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू है वो 360 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये करंट का प्रोटेक्शन होगा वो OCR 78 के द्वारा होगा। फिर टेम्परेचर प्रोटेक्शन की बात करें, टेम्परेचर प्रोटेक्शन में आ जाता है हमारा ट्रैक्शन मोटर का तापमान है 230 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए होने पर वीसीबी का ओपन होना। और हमारे पास जो फॉल्ट आएगा वो आएगा 207 P1 टाइप का फॉल्ट या 307 P1 टाइप का फॉल्ट आएगा। और F0207 P1 टाइप का फॉल्ट या F307 P1 टाइप का फॉल्ट। दूसरा हम देखें टेम्परेचर, ये तो होगी ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए होने पर वीसीबी ओपन होगा। दूसरा है टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए सी का तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर टी और बी का 0 होना। तो यहाँ पर जो एरर आएगी, फॉल्ट आएगा वो आएगा F0102 P2। और तीसरा है मेन ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान 84 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए से अधिक होने पर वीसीबी ओपन हो जाएगा और एरर आएगी मेन ट्रांसफार्मर के लिए 105 यानी कि F0105 P1। फिर है ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल या कूलेंट का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड से के लिए या से अधिक होने पर वीसीबी ओपन होगा। एरर आएगी 205 F205 P1 या F305 P1, इस तरह की एरर आएगी। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए। ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए कितना टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है। मेन ट्रांसफार्मर के लिए कितना टेम्परेचर है 84 डिग्री सेल्सियस है। 80 डिग्री सेल्सियस ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, मेन ट्रांसफार्मर के लिए 84 डिग्री सेल्सियस है। सी के लिए टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ट्रैक्शन मोटर के लिए टेम्परेचर है 230 डिग्री सेल्सियस। फिर है प्रेशर न्यूमेटिक प्रोटेक्शन। प्रेशर न्यूमेटिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, MR प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होने पर TE और VE हमारा प्रतिबंधित होना है और F1002 P1 एरर आएगी। और BP प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होने पर TE VE प्रतिबंधित होना, निर्धारित मात्रा से कम होगा। MR प्रेशर भी अगर निर्धारित मात्रा से कम होगा तो TE VE प्रतिबंधित होगा, एरर आएगी हमारे पास 1002। और BP प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होने पर TE VE प्रतिबंधित होगा और एरर आएगी हमारे पास F1005 P1। फिर हम देखते हैं पार्किंग ब्रेक के बारे में। जैसे पार्किंग ब्रेक अप्लाई स्थिति में TE का प्रतिबंधित होना, पार्किंग ब्रेक अप्लाई स्थिति में TE का प्रतिबंधित होना F1006 P1। स्पीड प्रोटेक्शन के लिए हम देखते हैं, स्पीड प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, लॉकों की अधिकतम गति से 5% अधिक गति होने पर बजर बजना, अर्थात 10% अधिक होने पर बजर बजना एवं पेनल्टी ब्रेक यहाँ पर लग जाता है, पेनल्टी ब्रेक लगना। दूसरा है BC प्रेशर की मात्रा गेज में 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक होने पर या लोकों की गति 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक होने पर TE का प्रतिबंधित होना और एरर मैसेज आएगा F1009 P1। फायर से प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, किसी एक स्मोक डिटेक्टर के द्वारा स्मोक डिटेक्ट करने पर बजर बजना F1502 P2, ये एरर आएगी हमारे पास। या दोनों स्मोक डिटेक्टर के द्वारा स्मोक डिटेक्ट करने पर बजर बनना, TE और VE 0 होगा और यहाँ पर एरर आएगी F1501 P1। अन्य प्रोटेक्शन के लिए देखें हम BCD एक्नॉलेज नहीं करने पर पेनल्टी ब्रेक लगना, अगर BCD एक्नॉलेज नहीं करें तो पेनल्टी ब्रेक लग जाता है। इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर लॉकों को इमरजेंसी शट डाउन करना, यहाँ पर फॉल्ट मैसेज आएगा F1008 P1 और BCD एक्नॉलेज नहीं करने पर जो पेनल्टी ब्रेक लगेगा उसमें एरर आएगा, फॉल्ट मैसेज आएगा F1003 P1। अब बात करते हैं डॉपलर रडार पर टिप्पणी लिखना है। डॉपलर रडार क्या होता है और इसके बारे में बात करते हैं, डॉपलर रडार के बारे में। डॉपलर कुछ 3 फेज लोकों में डॉपलर रडार और एडेशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्हील स्लिप को कम करना और रोकना है। इसके लिए लोकों में कुछ उपकरण लगाए गए हैं, जैसे कि डॉपलर रडार यूनिट कैब 1 के नीचे कैटल गार्ड के पीछे की ओर 45 डिग्री एंगल पर लगा रहता है। एडेशन कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल यूनिट कैब 1 के पीछे MR1 और HV1 के बीच में लगा होता है। रडार आइसोलेटिंग MCV SV1 पैनल में देखते हैं, रडार आइसोलेटिंग MCV SV पैनल 1 में एडेशन कंट्रोल सिस्टम आधारित डॉपलर रडार फेल होने पर या मॉल फंक्शनिंग करने पर
DDS में फॉल्ट इन रडार सिस्टम का मैसेज आएगा और सिस्टम स्वयं ही स्विच ऑफ होकर के मैनुअल मोड पर चला जाएगा। और यदि खराबी अस्थायी है, जैसे मैनुअल मोड में चला गया, अगर खराबी अस्थायी है तो CE ऑफ करके पुनः ऑन करने पर सिस्टम सामान्य हो जाएगा। यदि खराबी स्थायी है तो फॉल्ट स्थायी रूप से आइसोलेट हो जाएगा। यदि सिस्टम को मैनुअली आइसोलेट करना है तो SV1 में लगे डॉपलर रडार के सर्किट ब्रेकर को ऑफ करें। जब कभी भी डॉपलर रडार युक्त लोको की गति 10 किलोमीटर/आवर से अधिक नहीं बढ़ाता है और साथ ही ट्रैक्टिव एफर्ट भी नहीं बढ़ाता है तो ऐसे समय लोको पायलट को SV1 में लगे डॉपलर रडार के सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे लोको सामान्य हो जाएगा। यह सिस्टम से अधिक गति होने पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय अकार्यरत रहता है। अब बात करते हैं BCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी लिखिए। BCU रीसेट स्विच क्या होता है और किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो जो BCU रीसेट स्विच है, जब कभी चलती गाड़ी में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लॉक सेक्शन में ऑफ करने की आवश्यकता होती है तो गाड़ी को सेक्शन में खड़ा करने के बाद ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। ऐसा करने पर कॉन्टैक्टर 126 कंट्रोल सर्किट कॉन्टैक्टर ओपन होने से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिससे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है और सेक्शन अवरुद्ध रहता है, जिससे इसका प्रभाव गाड़ियों के समय पालन पर पड़ता है। इस मॉडिफिकेशन में SV1 में एक BCU रीसेट स्विच और एक रिले लगाई गई है। जब BCU रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं तो केवल कॉन्टैक्टर 218 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टैक्टर ओपन होता है, जिसके कारण मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होता है और कॉन्टैक्टर 126 ओपन न होने के कारण BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। और BCU को रीसेट करने की विधि क्या है? BCU को रीसेट करने की विधि, यदि गाड़ी चल रही है तो उसे गाड़ी से चलने दें, गाड़ी को खड़ा नहीं करें, उसी गति से गाड़ी को हम चलने देंगे। VLDJ द्वारा BCU को ओपन करें, कॉन्टैक्टर 136.4 को ओपन करें। JPT के द्वारा पेंटो नीचे करें, कॉन्टैक्टर 130.1 ओपन होगा। VL की को D पर रखें। SV1 में लगे BCU रीसेट स्विच को प्रेस करें, जिससे MCE ऑफ होगा और BP ड्रॉप नहीं होगा। BCU रीसेट स्विच को रिलीज करने पर स्क्रीन ऑन होगा तथा नोड F504 आने पर पेंटो उठा करके BCU क्लोज करें, गाड़ी सामान्य कार्य करें। ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना पड़े तो BCU स्विच का उपयोग नहीं करके पुराने तरीके से गाड़ी खड़ी करके CE ऑफ करें। नेक्स्ट है हाई रीच संक टाइप पेंटोग्राफ पर टिप्पणी लिखिए। हाई रीच जो संक टाइप पेंटोग्राफ है उस पर किस तरीके से टिप्पणी लिख सकते हैं। इस पेंटोग्राफ में पेंटो स्ट्रिप में एक प्रेशर पाइपलाइन लगा है, जिसमें सामान्यतः 66 kg/cm² का प्रेशर बना रहता है। यदि किसी कारणवश यह OHE के किसी पार्ट से टकराकर टूट जाता है तो पेंटो स्ट्रिप से प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और परिणामतः पेंटो अपने आप नीचे आ जाता है और दोबारा से पेंटो ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि इस पेंटोग्राफ में ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस ADD लगा है, जिसका मुख्य कार्य पेंटो स्ट्रिप के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पेंटो को नीचे लाना है। इस पेंटोग्राफ में ओवर रीच डिटेक्टर ORD भी लगा होता है, जिसका मुख्य कार्य पेंटो को अनवायर्ड सेक्शन में जाने से होने वाली क्षति से बचाना है। यदि पेंटो अनवायर्ड सेक्शन में जाता है तब पेंटो 3495 और 3500 mm तक की ऊंचाई तक जाता है तो ORD ऑपरेट हो जाता है और पेंटो स्वतः ही नीचे आ जाता है। पेंटो जब तक सामान्य नहीं होता जब तक कि लोको की छत पर लगे ORD ऑपरेट बल्ब को मैनुअली रीसेट नहीं किया जाता। पेंटोग्राफ को न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए BEPT बल्ब के पास कट आउट कॉक लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच पर टिप्पणी लिखिए। इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच क्या होता है? तो इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच है प्रोसेसर HVV2 के फेल हो जाने पर दोनों कंप्रेसर कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए SV1 में लगे ECPSW स्विच के द्वारा कंप्रेसर को चालू किया जा सकता है। HVV2 प्रोसेसर के फेल होने पर कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे कि कैब 2 आइसोलेट हो जाएगी, कोई भी कंप्रेसर कार्य नहीं करेगा। यदि कैब 1 वर्किंग है तो कंप्रेसर 1 और 2 केवल मैनुअल मोड में ही कार्य करेंगे, ऑटो मोड में नहीं। पेंटो 1 कार्य नहीं करेगा, पेंटो 2 को उठाएंगे।
VCD को स्विच 237.1 के द्वारा आइसोलेट करना पड़ेगा। पार्किंग ब्रेक को न्यूमेटिक पैनल पर जाकर रिलीज करेंगे। निम्न प्रेशर स्विच मॉनिटर नहीं होंगे, जैसे कि पेंटो 1 और पेंटो 2, SA9 द्वारा लोको ब्रेक, ट्रेन पार्टिंग, लो प्रेशर मेन रिजर्वायर, 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फीड पाइप, ब्रेक सिलेंडर बोगी 1 एंड बोगी 2। और जो हमारा ECPSW है, इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच की पोजीशन 1 है, ऑफ है, तो यानी ECPSW कार्य नहीं करेगा। अगर 0 है, ऑन है, तो ECPSW कार्यरत रहेगा। सामान्यतः ECPSW स्विच को 1 या ऑफ पर ही देखते हैं। जब ECPSW को 0 या ऑन किया जाता है तो HVV1 सर्विस में आने के कारण कैब 2 को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी कैब से कंप्रेसर ऑटो मोड में कार्य करेंगे, लेकिन मैन मोड में कार्य नहीं करेंगे। कैब 1 से कार्य करते समय मैनुअल मोड से कार्य करने के साथ साथ ऑटो मोड में भी कंप्रेसर कार्य करना चालू कर देते हैं, और ये दोनों चालू कर देते हैं।